प्रणाम सर। खुश रहो। आज हम लोग पढ़ेंगे अभी टैक्स मल्टीप्लायर। ओके सर। मनीषा, जी प्रणाम सर। अभी हम लोग पढ़ेंगे टैक्स मल्टीप्लायर यस सर। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। जी सर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो पढ़े हुई हो? जी जी सर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया था और रोजगार वाला भी हुआ, रोजगार मल्टीप्लायर भी हुआ था। टैक्स इज ए क्विड प्रो को। टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को। कौन वाक्य सही है? टैक्स इज ए क्विड प्रो को, ये अनिवार्य देन है। कर टैक्स इज ए क्विड प्रो को, यही होगा सर सही। टैक्स इज ए क्विड प्रो को, यही सही होगा सर। मनीषा, जी सर, यही होगा, टैक्स इज क्विड प्रो को। गूगल है पास में? जी श्वेता, जी सर। गूगल है तुम्हारे पास? जी सर है। उसे पूछो तब। जी क्विड प्रोको का क्या अर्थ होता है? ओके सर। इसमें तो लिखा हुआ है सर, क्विड प्रो को टैक्स इज क्विड प्रो को। प्रतिदान। हैं? क्या लिखा हुआ है? टैक्स इज क्विड प्रो प्रतिदान, को। प्रतिदान लिखा हुआ है सर। उसे पूछो कि टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को, करेक्ट? टैक्स क्विड प्रो को। टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रो को। Quid pro quo. The tax is a compulsory extraction of money by public authority. अरे वो तो बात हो गया, बात हो रहा है कि क्विड प्रो को का क्या मतलब होता है? इस सर कर ये मुआवजा सर लिख रहा है सर। क्विड प्रो को का मतलब सर पता नहीं सर इसका कैसे। क्विड प्रो, अच्छा, क्विड प्रो को का हिंदी क्या लिख रहा है? अभी तो सर देख रहा था उसका मुआवजा। अच्छा, अंग्रेजी में लिखो तो मीनिंग ऑफ क्विड प्रो को। ओके सर। इंग्लिश में मीनिंग पूछो। मीनिंग ऑफ क्विड प्रो को इन हिंदी। देख रहे हैं सर। कहाँ सर कुछ और ही दिखाने लगता है। क्या दिखाता है? उसका एग्जैक्ट सर हिंदी नहीं दिखा रहा है।
उसका तो पूरा डिटेल्स ही देना। अंग्रेजी में लिख रहे हो क्विड, प्रोको। QUID क्विड, जी सर, QUID क्विड प्रोको। PRO प्रो को क्यू QUO। QUO सर। QUID PRO QUO। सर हाँ बजाय बता रहा है टैक्स मुआवजा है, क्विड हम प्रोको। वो तो हम बताए थे सर को, मुआवजा बता रहा है। टैक्स मुआवजा है। क्या लिख रहा है? टैक्स मुआवजा है, क्विड प्रोको। मुआवजा सर, तभी नहीं बोले सर, मुआवजा बता रहा है। अब आ जाइए, सामने आइए, बात बता। ओके सर। बंद कर। यस। श्वेता, जी सर। मनीषा, क्विड प्रोको का मतलब होता है इक्वल एक्सचेंज। क्या होता है? इक्वल एक्सचेंज, इसको हिंदी में मुआवजा बोल रहा है। जी जी जी। इक्वल एक्सचेंज, तुम्हारा जमीन ले लिया और लेने के बदले में मुआवजा देगा ना? जी सर, जमीन लेगा तो मुआवजा देगा। तो जमीन का वैल्यू है 1 करोड़, तो 1 करोड़ मुआवजा देगा वो। जी सर। जी सर। इक्वल एक्सचेंज हो गया ना? जी इक्वल एक्सचेंज हो गया। जी। बिहार सरकार अब नियम बनाई है कि आपके जमीन का जो वैल्यू होगा उसका 4 गुना आपको देंगे, जी। और आप जमीन छोड़ के हट जाइए, हम वहां पर नेशनल हाईवे बनाएंगे। अच्छा सर, क्विड प्रोको का मतलब होता है इक्वल एक्सचेंज। हाँ, तो लिख लीजिए, क्विड प्रोको का मतलब हो गया इक्वल एक्सचेंज। तब सर टैक्स नहीं होगा क्विड प्रोको, इक्वल एक्सचेंज तो नहीं होता है सर। टैक्स में क्या है कि आप दीजिए आ जाइए घर। जी सर, इसमें इक्वल एक्सचेंज नहीं होता है, वो तो दूसरे रूप में फिर वो व्यय मनीषा, करती है। टैक्स जो है दीजिए या घरे जाइए। इनकम जी। टैक्स वाला से ही मत पूछिए कि आप क्या दीजिएगा हमको, जी 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 सर। जो आपको 2 लाख रुपया हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, जी। हमारे मोहल्ला का नाली आप बनवा दीजिएगा। नहीं, क्यों बनाएगा वो, उसका काम ही नहीं है। ना ना, काम है, सार्वजनिक व्यय करेगा वो दूसरे रूप में। वो तो गवर्नमेंट का काम, दूसरे रूप में टैक्स से ही वो काम होगा, लेकिन वो इनकम टैक्स वाला का वो इक्वल काम एक्सचेंज, इक्वल नहीं एक्सचेंज करेगा। तत्काल नहीं ना है। नहीं। नहीं आपसे सर, पैसा लेकर के वो मिलिट्री को खर्चा कर रहा है, जी पुलिस में खर्चा कर रहा है, जी हॉस्पिटल में कर रहा है, सड़क में भी कर रहा है, रोजगारी आगामी नरेगा कार्यक्रम में कर रहा है। जी सर। आप नहीं कह सकते हैं। मतलब सर इक्वल एक्सचेंज सर नहीं होता है इसमें, टैक्स तो सिर्फ जमा लोग करके निकल जाता है, फिर वो दूसरे रूप में खर्च करता है। तो इसलिए इंटरव्यू में तुमसे पूछे, जी। सब बात जो बता रहे हैं, अगर यस पूछ लिया जवाब दे दी तो सिलेक्टेड। सर। तो खूब अच्छा पर्स है वो खरीद लोगी और लटका के जाओगी। पर्स का दाम होगा 32,000। चोर लेके भागा तो पर्स में 32,000 नहीं है। जी। पर्स 32,000 का हो जाएगा सर। नॉर्थ अमेरिका गए हुए थे, जी। तो पर्स खरीद रहा था बेटा जो है, तो अब पर्स का दाम देखे तो बाहर निकल आकर के बेंच पर बैठ गए। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, अब 12 लाख मान लीजिए है, तो उसका नॉब जो है वो डायमंड का है। जी। जी सर। जगह जगह डायमंड लगा हुआ है, और मेटल जो है प्लेटिनम है, और गोल्ड भी है कई प्लेटिनम। और उसी से दाम हो गया आपको 12 लाख। 12 लाख का पर्स लेकर के आप पटना में टेम्पो पर जाइएगा, वो विश्वास नहीं करेगा कि 12 लाख। कोई विश्वास ही नहीं करेगा। उसमें खोल के जो पैसा होगा निकाल के पर्स फेंक के भाग जाएगा। जी सर।
पर्स ले ले नहीं भागेगा, अगर रगेद रहा है किसी आदमी को, पकड़ पकड़, खोल के उसमें से रुपया निकाल के अब पर्स को फेंक के भाग जाएगा। जी अब पर्स का ही कीमत है 12 लाख। पता है कि टैक्स आप जमा करने जाइएगा तो आप पूछ नहीं सकते हैं कि इसके बदले में हमको क्या दीजिएगा। देयर इज नो इक्वल एक्सचेंज इन केस ऑफ टैक्स। और इक्वल एक्सचेंज को ग्रीक में कहा जाता है क्विड प्रोको। क्विड QUID, क्विड PRO प्रो, QUO को, क्विड प्रोको। क्विड प्रोको का अंग्रेजी में मीनिंग होगा इक्वल एक्सचेंज और हिंदी में होगा मुआवजा। इक्वल एक्सचेंज जी अर्थ हो गया क्विड प्रोको का। तो आपसे इंटरव्यू में पूछेगा, व्याख्याता के इंटरव्यू में, कि बताइए कि इज टैक्स क्विड प्रोको, इज टैक्स क्विड प्रोको। और श्रीमान, टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको। टैक्स देने के बाद कोई भी इक्वल एक्सचेंज तत्काल सरकार नहीं करती है। टैक्स दीजिए और जाइए। टैक्स दीजिए और जाइए। टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रोको। टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको। अब सोचो खाली नोट बोलना है, और श्वेता बोल दी कि नोट बोली नहीं, सोचे कि कुछ है बात चल रही। ये सर ध्यान में नहीं था, इक्वल एक्सचेंज इसका मतलब होता है। तो ये सब तुमको इसलिए बता रहे हैं जी कि 1000 क्वेश्चन जो है एकदम तैयार करके याद करके इंटरव्यू देने गए। पूछा जवाब। तो पूरे बिहार में बीपीएससी में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किए। फर्स्ट एमंग फर्स्ट क्लासर बहुत लोग थे। हम गोल्ड मेडलिस्ट थे तो ऐसा बहुत था गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन पूछ दिया क्विड प्रो को, मुबा दिए। स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला कुछ पूछा, माली रिग्रेशन, कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन। कागज और पेंसिल दिया कि इक्वेशन लिखिए, तो लिए लिख दिए। दूसरा कहा, सॉरी सर, दिस नॉट इन पोजीशन, तो बहुत दिन हुआ पढ़े हुए, ये वो अपना बोल रहा है। सबसे आपको थोड़ी कुछ नहीं जाने को। आपसे पूछा कि इज टैक्स क्विड प्रोको। श्रीमान, टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको। श्रीमान, क्विड प्रोको का अर्थ होता है इक्वल एक्सचेंज, मुआवजा। तो टैक्स देने पर कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता है, दीजिए और जाइए। अब श्वेता बताओ, जी सर। टेल मी whether tax is quid pro quo or not. श्रीमान, टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ा दो एक लाइन। टैक्स देने पे तत्काल सरकार कोई भी इक्वल एक्सचेंज नहीं करती है, इसीलिए टैक्स क्विड प्रोको, इसलिए टैक्स करती ही नहीं, इक्वल एक्सचेंज नहीं करती है। मतलब तत्काल कोई इक्वल एक्सचेंज नहीं करती है। तत्काल शब्द नहीं जोड़ती, तत्काल करती ही नहीं करती है, अच्छा, कभी नहीं करती। और नहीं करती, कभी नहीं करती है। टैक्स देने पर आपको तत्काल वर्ड नहीं बोले, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रोको। सर इतना ही बोलना है, टैक्स इज नॉट ए क्विड प्रोको। हाँ, तब फिर बोलिए कि क्विड प्रोको का अर्थ होता है इक्वल एक्सचेंज। तो कोई Equal करदाता exchange।
5 लाख रुपया अगर सरकार को देती है तो जी। सरकार से 5 लाख का इक्वल एक्सचेंज कुछ भी उसको प्राप्त नहीं होगा। नहीं कर सर, मुआवजा नहीं, कर आप कर का भुगतान कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई नहीं मुआवजा नहीं मिलेगा। कोई मुआवजा नहीं। अच्छा, टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको। क्या पूछ रहे हैं मनीषा, तुम बोलो, इज टैक्स क्विड प्रोको? श्रीमान, टैक्स इज नॉट क्विड प्रोको। क्विड प्रोको का अर्थ होता है इक्वल एक्सचेंज। कोई भी करदाता यदि सरकार को 5 लाख रुपया देती है तो उसके बदले सरकार उसको कोई भी इक्वल एक्सचेंज नहीं करके देती है। बाद में उसके पैसे से कुछ वो करता है, सड़क बनाया जी तो उस पर वो भी चढ़ेगा, जो नहीं टैक्स देता वो भी करेगा। जी सर। जो इनकम टैक्स स्लैब में नहीं है, गरीब है, वो भी चढ़ेगा। जी सर। समझ गए सर। अब लिखो टैक्स मल्टीप्लायर। सदैव निगेटिव होता है, क्योंकि सरकार जैसे ही टैक्स लगाती है तो व्यक्ति की आय घट जाती है। टैक्स लगने से आय में कमी हो जाती है। टैक्स लगने से आय में कमी हो जाती है। यस सर। सर सर हाँ, सदैव निगेटिव होती है क्योंकि सरकार जैसे ही टैक्स लगाती है तो व्यक्ति की आय स्वतः बोलना घट जाती है। व्यक्ति की आय घट जाती है, करदाता की आय घट जाती है। जी जी लिख लिए। अब नीचे लिखो कि आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई कहेंगे। और कर में परिवर्तन को डेल्टा टी कहेंगे। डेल्टा कैपिटल टी। तो के टी के साइड में टी लिख दो, बड़ा वाला टी। के टी बराबर होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। कैपिटल टी या स्मॉल टी सर? कैपिटल टी, कैपिटल के और उसके साइड में कैपिटल टी, नीचे नीचे थोड़ा उतार के कैपिटल टी लिखो। डेल्टा वाई बाय डेल्टा डी, डेल्टा टी। डेल्टा डेल्टा वाई, टी यहाँ स्मॉल। डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी। डेल्टा स्मॉल टी टी या कैपिटल टी? कैपिटल टी। कैपिटल टी। क्या लिखे मनीष? डेल्टा के टी, के और नीचे में टी इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा कैपिटल टी। तो यही फॉर्मूला हो गया। जी टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो गया?
डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, टी। यानी आय में परिवर्तन, आय में ऐसा परिवर्तन, यानी सर कर में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है? आय में नहीं परिवर्तन सर, से कर में कितना परिवर्तन होता नहीं, लिख कर लीजिए। में परिवर्तन से, कर में परिवर्तन कितना, से, कर आय में में कितना, परिवर्तन से जी आय में कितना परिवर्तन होता है? कर में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है? तो उसी को हम लोग कहेंगे टैक्स मल्टीप्लाई। लिख लिए सर। रूही इतना खांसी हो, कर गुणक टैक्स मल्टीप्लाई। जी कर गुणक आय में परिवर्तन तथा कर में परिवर्तन अनुपात रेशियो डेल्टा वाई क्या हो गया? आय में परिवर्तन। आय में परिवर्तन, डेल्टा टी क्या हो गया? कर में परिवर्तन, कर में परिवर्तन। टैक्स मल्टीप्लायर का सिंबल होता है के टी। के टी इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। देश में राष्ट्रीय आय में परिवर्तन बराबर होगा डेल्टा वाई। अब गौर से देखिए, जो सूत्र आपका है उसमें डेल्टा वाई भी है मौजूद, जी सर, और नीचे से डेल्टा टी को बाएं भेज दीजिए। जी सर, के टी हो जाएगा इंटू डेल्टा टी। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी अगर आपको डेल्टा टी 20 है और टैक्स मल्टीप्लाई 2 है,
कितना उत्तर होगा? 40। अनीसा 40 होगा सर। एगो लिख आंसर- दो वहां, जी लिख जी लो। सर। मान लें कि राष्ट्रीय आय क्या है, कितना होगा अगर कर गुणक है 2 और कर में वृद्धि है 40। पहले कितना बोले थे? 20? क्या बोले थे? 20 यही 20 पहले से बोले थे 20 सर। बोले थे जी सर। हाँ तो 20 लिख 3 लो। गुना 2 40। कर में एगो वृद्धि 40। एगो वहां पर मैथ बना लो। जी सर जी बना ली। KT इंटू डेल टी हो जाएगा बराबर 2 इंटू 20 40। केटी दिया हुआ है 2 और टैक्स में वृद्धि दिया हुआ है 20। डेल हुआ राष्ट्रीय आय में वृद्धि 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा। जी सर। और वही चीज यहाँ डालोगी तो टैक्स मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? सर 40 बट डेल टी है 20। एलटी यहाँ दिया हुआ है ना? 2 सर 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। काल्पनिक उदाहरण। केटी कितना हो गया? 2 सर। तो जो दाहिने है वो बाएं आ गया कि नहीं? यस सर। जो दाहिने है क्लियर है? जी सर। यस सर। अब नीचे लिखो कि राष्ट्रीय आय में अगर कमी होती है, पैराग्राफ बदल के लिखो जी राष्ट्रीय आय में कमी होती है जैसे ही कर में वृद्धि होती है। तो राष्ट्रीय आय में कितनी कमी होगी कर लगने के बाद, यह इस बात पर
निर्भर करेगा कि अर्थव्यवस्था में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल propensity to consume MPC में क्या परिवर्तन होता है। लिख लिए? जी सर लिख लिया। अब देखिए डेल्टा वाई जो है बराबर होता है माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बटा 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गुने डेल्टा टी। अब इसी में डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हमको जानना है। यही टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। अब हमारे पास डेल्टा टी को बाएं कर दिए तो आराम से निकल गया माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस एमपीसी बटा 1 माइनस एमपीसी। जी। और चूंकि हम जानते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस किन्स कहते हैं कि एक के बराबर 1 होता है। जी सर। किन्ज के अनुसार एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है 1। इसलिए एमपीएस बराबर हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी। और डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी इसी को केटी कहते हैं। डेल्टा वाई को क्या कहते हैं?
KT KT टैक्स मल्टीप्लायर। इसलिए KT is equal to माइनस MPC बटा MPS। बटा MPS 1 माइनस MPC इक्वल टू MPS होता है। तो इस प्रकार निकले निष्कर्ष निकालो। इस प्रकार टैक्स मल्टीप्लायर सदा निगेटिव होता है। इस प्रकार टैक्स मल्टीप्लायर सदा नेगेटिव होता है। अगर वाली ये तुमको व्याख्याता के इंटरव्यू में गई है, वो कागज दे दिया कि प्रूफ कीजिए तो कि टैक्स मल्टीप्लायर सदा निगेटिव होता है। तो ये जितना बात बताए ये प्रूफ करके दे दोगी कि इस प्रकार कर गुणक टैक्स मल्टीप्लायर सर डेल्टा y इक्वल टू जो है ये माइनस MPC बटा 1 माइनस MPC इंटू डेल्टा। सर ये फॉर्मूला सर कहाँ से आया है? ये तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा है। राष्ट्रीय आय का संबंध मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से होता है। जी और वो कितना खर्च करेगा जी वो मल्टीप्लायर पर असर होता है। तो ये फार्मूला गिवन है। सर ये दिया हुआ है। हाँ समझ दिया गए हुआ है सर। डेल्टा वाई। वही सर हमको लग रहा था ये फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ से आया है। माइनस MPC ये गिवन है डेल्टा वाई बराबर माइनस MPC बाई 1 माइनस MPC इंटू डेल्टा टी। हमको फॉर्मूला सर हमको ध्यान में नहीं था कि ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। तो ये डेल्टा वाई मैंने समझ गई आय में वृद्धि। जी सर। आय में वृद्धि कितना होगा ये MPC पर निर्भर करता है। सिद्धांत है ना। जी तो सिद्धांत पर MPC सिद्धांत पढ़ी हो ना कि आय में वृद्धि होती है तो MPC में भी वृद्धि होगी। लेकिन MPC का वृद्धि दर कम रहेगा और आय में वृद्धि दर ज्यादा रहेगा। जी सर पढ़े हैं सर। तो उसी सिद्धांत पर है। जी इसका सर केन्स का साइकोलॉजिकल वाला लॉ था सर। हाँ वो का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में इस टाइप से था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत MPC वही है। जी सर। MPC मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से ही आया है। जी समझ गए सर। अब कर गुणक सदैव टैक्स मल्टी इस प्रकार कर गुणक टैक्स मल्टी सदैव ऋणात्मक होता है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ गई ना? जी सर समझ गए सर। कैसा समझे? अच्छा कि खट्टा? नहीं सर बहुत अच्छा सर। अच्छा समझे सर। मनीषा खट्टा बोल रही है। नहीं सर खट्टा नहीं बोले। अभी हो सकता है बोलो तुम। क्यों सर? नहीं बोलेंगे।
हमको टेस्ट का खट्टा बात कभी करना। से पसंद नहीं है। तो वो जो इक्वेशन है उसकी अवधारणा क्या है? कर में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि होगी, जी नहीं आय में कमी होगी। कर में वृद्धि होगी तो आय में वृद्धि कमी होगी। होगी। टैक्स मल्टीप्लायर सर। अरे टैक्स मल्टीप्लायर नहीं, सीधे टैक्स बोलो ना। टैक्स जी टैक्स कर में वृद्धि होगी तो आय में क्या हो जाएगी? आय में वृद्धि होगी। कमी होगी सर, और कमी होगी सर। और कर में वृद्धि होगी तो आय में कमी होगी, ठीक है। जी सर। और जी कितनी कमी होगी वो निर्भर करेगा कि एमपीसी में कितनी कमी हो रही है। जी सर। कितनी और कमी होगी ये एमपीसी पे निर्भर करेगा कि कितनी कमी हो रही है एमपीसी में। और कितना बचत कर रहा है, जी बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो बचत का प्रभाव दिखलाया गया एमपीएस से। जी किसे दिखलाया गया? एमपीएस से एमपीएस सर। बचत एमपीएस है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। टू सेव। जी सर। तो केन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में मनोवैज्ञानिक संबंध है एमपीसी का, और उपभोक्ता जो है अपने आय में कमी होने पर उपभोग में कमी करेगी और इसका असर बचत पर भी पड़ेगा। जी सर। तो बचत पे जो असर होगा वो एमपीएस से पता चलेगा। दो ही तत्व आय में, दो ही चीज में रहता है, जी एमपीसी और एमपीएस। आय का फॉर्मूला होता है जी y बराबर सी प्लस एस। सी प्लस एस। जी और y बराबर सी प्लस आई। अरे आई छोड़ो ना, यहाँ जी एस पर बात। ओके सर। सी प्लस एस सर y बराबर। y बराबर सी प्लस एस, y जी बराबर सी प्लस एस। जी फिर लिखो डेल्टा वाई डेल्टा y बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। फिर नीचे उस दोनों को भाग, तीनों लेटर को भाग दो डेल्टा वाई से। जी तो सर। डेल्टा वाई बाई डेल्टा वाई, डेल्टा सी डेल्टा बटे सी डेल्टा बाई डेल्टा वाई। वाई, डेल्टा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। जी अब फिर नीचे आ जाओ, 1 कट के हो जाएगा ये वन डेल्टा आई हो जाएगा एमपीसी, आई हो जाएगा एमपीएस। एमपीसी प्लस एमपीएस। जी सर। तो बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं, तुमको केन्स के अनुसार ही होता है, लेकिन जी सर। इतना बात जो तुम बढ़ा के लिख दो अपना उसमें। जी तो डेल्टा वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एमपीसी। और लगने से जी डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा माइनस एमपीसी बटा 1 माइनस एमपीसी इंटू डेल्टा। और 1 माइनस एमपीसी को हटा के क्या लिख सकते हैं, एमपीएस। एमपीएस। तो बचत और उपभोग टैक्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, बचत और बचत उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपभोग पर इसी का प्रभाव पड़ेगा आय पर। पहला सूत्र के बाद नीचे लिख दो ये बात, पहला जो सूत्र है उसके नीचे लिख दो कि कर में वृद्धि होती है, इसका एमपीसी पर असर पड़ेगा और एमपीएस पर असर पड़ेगा। एमपीसी माइनस हो जाएगा, एमपीएस थोड़ा बढ़ भी जाएगा। लोग एलआईसी में जमा करता है टैक्स बचाने के लिए, सुनी हो कि नहीं? जी कर में वृद्धि होती है तो इसका असर एमपीसी पर होगा। एमपीसी घट जाएगा, एमपीसी घट जाएगा, एमपीएस बढ़ सकता है। एमपीएस बढ़ सकता है।
पॉजिटिव रहेगा वो। टैक्स जब लगता है तो उसको उसका प्रभाव दबाने के लिए लोग क्या करता है, LIC में पैसा जमा करता है, जी जी सर तो बचत हो गया वो। जी जी समझ तो गए सर इस बात। तो उपभोग तो किया नहीं, माइनस हो गया। जी और जो पैसा वो था वो भी बचत में चला गया। जी बचत वाला पैसा बचत जो किया वो खाएगा नहीं, तो LIC में चला गया। जी जी तो सबसे दमदार इसमें क्या है, माइनस MPC जी सर, उपभोग और घट जाता MPS है तो माइनस पॉजिटिव। MPC। यस सर, क्लियर हुआ बात? जी सर समझ गए इस बार। कितना समझे? अभी हमको शक बुझा रहा है। सर ये माइनस MPC दमदार होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और अरे MPC घटने का ना है, जी यस सर, हट जाना दमदार है, मैंने पैसे जी निकल जी गया। जी जी निकल गए जी, आप समझ गए। सर टैक्स जब लगाएगी सरकार, यानी टैक्स जब बढ़ाएगी तो लोगों की आय घटेगी। आय जब घट आय जाएगी। घटेगी तो लोगों का उपभोग घट जाएगा, और सेविंग तो लगभग बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग टैक्स से बचने के लिए सेव ज्यादा करेंगे। करेक्ट। हमको लगता है सर यही है। लेकिन उपभोग घट जाएगा। जी सर, उपभोग तो घटना ही है सर, लोगों के आय पास घटेगा तो लोगों आय का घटेगा परचेजिंग तो पावर उपभोग घट घट जाएगा। जाएगा सर। लोगों का परचेजिंग पावर तो घट जाएगा, इनकम उनके पास कम रहेगा तो। दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट क्लास से पूछेंगे, जवाब ठीक से दीजिएगा। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। बात समझ में आई कि नहीं मनीषा? जी आ गई सर। कितना परसेंट? सर 100% आ गई। श्वेता तुमको? जी सर 100% समझ में आ गई। तुम्हारा जो शक था वो दूर हो गया ना? जी केन्स का सर। जो सिद्धांत है वही है। सर हम वहाँ यही नहीं समझ रहे थे शुरू में, जो डेल वाई इक्वल टू माइनस MPC बटे 1 माइनस MPC वाला फॉर्मूला जो है, ये सर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से लिए है। अब समझ गई ना? वो जी सर अब समझ गए। MPS शुरू में नहीं डाला गया, लास्ट पहुंचे तब डाले। जी सर अब सर समझ गए।